हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी में ISPCS चैनल में। तो दोस्तों आज का एडिटोरियल शुरू करते हैं, लेकिन आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली द हिंदी एडिटोरियल हिंदी में मिलते रहें। तो आज का संपादकीय विश्लेषण शिक्षा से संबंधित है, गुणवत्ता और समावेशी शिक्षा के लिए एक मॉडल। ये आज का एडिटोरियल है जो कि प्रीलिम्स में राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं और मेंस में GS पेपर 2 शिक्षा से रिलेटेड है। तो संपादकीय संदर्भ है हाल ही में NIRF जो कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के लिए रैंकिंग जारी करती है, उसने अपनी रैंक जारी की है और उसकी सारा डेटा के संदर्भ में यहाँ विश्लेषण किया गया है। तो हमारा संपादकीय प्रसंग है भारत में उच्च शिक्षा संस्थान। तो भारत में जो उच्च शिक्षा संस्थान हैं यानी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी, उनको रैंक प्रदान करने के लिए शिक्षा मंत्रालय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF रैंक जारी करती है। तो इस बार भी तमिलनाडु का बहुत अच्छा रिकॉर्ड सामने आया है। भारत के जो टॉप 100 कॉलेजेस हैं उसमें तमिलनाडु ने लगातार अपनी सफलता का प्रदर्शन किया है और सामाजिक न्याय के साथ विकास के राज्य का उदाहरण पेश किया है। तो जान लेते हैं इस रैंकिंग के बारे में। जो NIRF है उसने 5 कैटेगरीज में 5 मापदंडों के आधार पर अपनी रैंकिंग प्रदान करती है। ये जो 5 मापदंड हैं उसमें सबसे पहला है शिक्षण और संसाधन। तो इसका जो वेटेज होता है वो 40% रहता है, यानी टीचिंग का, जहाँ यानी कि वहाँ पे कितनी फैकल्टी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उसमें प्रति स्टूडेंट कितने टीचर्स हैं। दूसरी कैटेगरी रहती है स्नातक परिणाम, यानी कि ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट, जो वहाँ से बच्चे पास आउट होके गए हैं उनका रिज़ल्ट क्या रहा, उन्हें कितनी अच्छी जॉब मिली, कितनी पे स्केल मिली और कितनों ने हायर एजुकेशन में वो आगे गए। तो इसका 25% मापदंड होता है। उसके बाद तीसरा आता है अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास, यानी कि रिसर्च का। तो जो इंस्टीट्यूशन है वो रिसर्च में कितना अच्छा वर्क कर रहा है, यानी कि जो रिसर्च पेपर हैं कितना अच्छे रिसर्च पेपर वो पब्लिश करवा रहा है, PhD के स्टूडेंट कितने हैं और उनका आउटकम रिसर्च में क्या रहा है। तो इसका 15% वेटेज रहता है रैंकिंग में। देन आता है आउटरीच और समावेशिता, यानी कि समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं जैसे OBC हो गया, SC हो गया, ST हो गया, तो ये जो वर्ग हैं, जो कमज़ोर वर्ग हैं, इनके लिए कॉलेज क्या कर रहा है उसको भी ये ध्यान देता है रैंकिंग फ्रेमवर्क। और सबसे एंड में आता है धारणा यानी परसेप्शन, इसका 10% वेटेज होता है और आउटरीच और समावेशिता का भी 10% है। तो जो 5वां ये है धारणा वाला, इसमें जो कंपनीज़ वहाँ आती हैं उनकी कॉलेजेस के बारे में क्या धारणा रहती है उस पर ध्यान दिया जाता है। तो ये 5 पैरामीटर्स होते हैं जिनका अलग अलग महत्व है और इनके द्वारा इन मापदंडों के आधार पर रैंकिंग प्रोवाइड कराई जाती है। तो रैंक लेने वाले कॉलेजों की संख्या तो बढ़ गई है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन में उतना सुधार नहीं है जितना कि होना चाहिए। काफ़ी सारे कॉलेजेस ने इस बार ज़्यादा भाग तो लिया है, परंतु उन्हें अपनी शिक्षा में सुधार भी करना होगा। तो जो टॉप 100 कॉलेजेस हैं, रैंकिंग मिलने से उन्हें काफ़ी फ़ायदा भी होगा, क्योंकि वहाँ पे बच्चे ज़्यादा जाएंगे, वहाँ की मांग बढ़ेगी और उन्हें प्रतिष्ठा मिलेगी। और इसके अलावा जिन कॉलेजेस ने इस रैंकिंग फ्रेमवर्क में भाग नहीं लिया है, उनकी गुणवत्ता खराब होने के कारण, उनकी रैंकिंग मापदंडों के आधार पर ना होने के कारण उनकी प्रतिष्ठा गिर सकती है और मांग में भी कमी आ सकती है। तो अच्छी गुणवत्ता वाले कॉलेजों की मांग बढ़ेगी, इसलिए सभी कॉलेज को इसमें पार्ट लेना चाहिए। तो कॉलेजों का जो हिस्सा रहा है वो इस रिपोर्ट में जान लेते हैं। 2023 में जो टॉप 100 कॉलेजेस रहे हैं उसमें तमिलनाडु ने सबसे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। तमिलनाडु के 35 जो कॉलेज हैं वो टॉप 100 कॉलेजेस में हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा परसेंटेज है। इसके बाद दिल्ली का है, तो दिल्ली के 32 कॉलेजेस हैं टॉप 100 में। एंड उसके बाद केरल का है, केरल के 14 कॉलेजेस हैं टॉप 100 में। एंड देन पश्चिम बंगाल के हैं 8 कॉलेज टॉप 100 में। तो ये 4 जो राज्य हैं इनका प्रदर्शन सबसे ज़्यादा अच्छा रहा है, लेकिन बाकी राज्य हैं उनका उतना अच्छा प्रदर्शन ना होने के कारण उनकी रैंकिंग गिरी है, उनकी रैंकिंग ज़्यादा अच्छी नहीं आई है।
तो इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो टॉप 100 जो कॉलेजेस हैं उनमें से 89% जो कॉलेजेस हैं वो इन 4 राज्यों के हैं, तमिलनाडु, दिल्ली, केरला और पश्चिम बंगाल। और बाकी के 11% जो बचा है वो बाकी सब राज्यों के हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा जैसे जो बड़े राज्य हैं उनका इन टॉप 10 कॉलेजेस में से एक भी कॉलेज नहीं है। तो ये बहुत ही दुखद है कि टॉप 100 कॉलेजेस में इन 5 बड़े राज्यों का एक भी कॉलेज नहीं है। और यहाँ तक कि जो तमिलनाडु और केरला के अलावा बाकी दक्षिणी राज्य हैं, जो साउथ स्टेट्स हैं, उनकी हिस्सेदारी भी काफ़ी कम देखी गई है। तमिलनाडु की हिस्सेदारी 35% रही है और बाकी के अन्य जो 4 दक्षिणी राज्य हैं उनकी संयुक्त हिस्सेदारी 17% रही है। तो ये विचारणीय एक प्रश्न है। तमिलनाडु के कॉलेजेस का जो मॉडल रहा है वो जान लेते हैं, क्योंकि तमिलनाडु का पूरे ही देश में काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ्रेमवर्क देखने को मिला है। 2017 से कॉलेजों की जो NIRF रैंकिंग है उसमें तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है, यानी अच्छे कॉलेजेस के मामले में तमिलनाडु टॉप पर रहा है। और ये सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य में आता है, यानी लिटरेट जो स्टेट हैं, जो पढ़े लिखे एजुकेटेड स्टेट हैं, उनमें ये आता है। तो 2011 में इस राज्य की जो साक्षरता दर थी वो 80.33% थी, जो कि हमारी नेशनल एवरेज जो साक्षरता दर है उससे भी ऊपर थी। तो तमिलनाडु का जो ये पैटर्न रहा है इसने काफ़ी ज़्यादा तरक्की की है। चेन्नई, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली जैसे जो शहर हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छी तरक्की देखने को मिली है। और ये जो शहर हैं चेन्नई, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, यहाँ के कॉलेजेस की भी काफ़ी अच्छी रैंकिंग देखने को मिली है। तो फिर भी ये संभावना बनी हुई है कि ये जो 3 शहरों के शीर्ष क्रम के कॉलेज हैं, जो 3 अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित हैं, ये और राज्यों को और क्षेत्रों को भी अपनी एजुकेशन पॉलिसी प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि बाकी क्षेत्रों के जो कॉलेजेस हैं वो भी आगे तरक्की कर सकें और अपना रैंकिंग इम्प्रूव कर सकें। तो तमिलनाडु में सबसे अधिक आरक्षण कोटा है, बल्कि वहाँ की जो आरक्षण नीति है वो काफ़ी अच्छे से काम करती है, जिससे कि जो एजुकेशन क्वालिटी है वो बढ़ी है। उन्होंने केवल आरक्षण ही नहीं दिया है, बल्कि आरक्षण की नीति को भी काफ़ी अच्छे से लागू किया है। इसके वो 1/3 से अधिक जो टॉप 100 में रैंक करने वाले कॉलेज हैं वो अलग अलग स्थानों पर फैले हुए हैं और वो ज़्यादातर शहरी इलाकों के ही हैं। तो सामान्य रूप से चेन्नई और विशेष रूप से अन्य ज़िलों में स्थित जो कॉलेज हैं वो अपनी गुणवत्ता को, अपनी शिक्षा की गुणवत्ता को और समावेशन को, दोनों को ही बढ़ावा देते हैं। समावेशन का अर्थ जो समाज का कमज़ोर वर्ग है उस पर भी ध्यान देते हैं, जैसे SC हो गया, ST हो गया, तो इन लोगों को भी कॉलेज में शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं। बाकी जो राज्य हैं उनको अपनी शिक्षा नीति पर सुधार करना होगा और निवेश करना होगा। तो आगे बढ़ने का रास्ता जान लेते हैं। उच्च शिक्षा में तमिलनाडु के प्रभावशाली और लगातार अच्छे प्रदर्शन से पता चलता है कि वहाँ की जो एजुकेशन पॉलिसी है वो कितनी कारगर साबित हो रही है। तो तमिलनाडु से हमें सीखना चाहिए बाकी राज्यों को कि किस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की की जा सकती है। इसके अलावा बाकी जो अन्य राज्य हैं उन्हें अपने जो बजट है उसमें शिक्षा पर थोड़ा GDP का बढ़ाना चाहिए परसेंटेज, ताकि शिक्षा पर वो निवेश करें और अच्छे वहाँ अच्छे कॉलेज होंगे तो आगे आउटकम भी स्टूडेंट्स का अच्छा आएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार भी उसे भी ध्यान देना चाहिए कि उसकी देश की जो शिक्षा है वो कहाँ जा रही है। और केवल 4 राज्य हैं जो कि 89% अपना प्रदर्शन दिखाया है जिन्होंने काफ़ी अच्छा। तो इस मुद्दे को केंद्र सरकार को ज़रूर ध्यान में लेना चाहिए। और इसके साथ ही जो कॉलेजेस हैं उन्हें खुद को भी अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करना चाहिए और जो वहाँ पे कमी उन्हें लगे उसमें सुधार करना चाहिए। प्राइवेट कॉलेजेस को भी अपने लिए एक एजुकेशन पॉलिसी अपने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के लिए बनानी चाहिए, ताकि टीचिंग, रिसर्च और आउटकम बहुत अच्छे आए और निवेश को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो ये आज का एडिटोरियल था। थैंक यू so much।